नमस्कार साथियों, एक बार फिर से हम हाजिर हैं सामाजिक विज्ञान कक्षा 6 की पुस्तक लेकर के। पिछले वीडियो तक हम 18 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम पढ़ेंगे अध्याय नंबर 19, जिसका नाम है मौर्य एवं गुप्तकालीन भारत। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को शुरू से लेकर आकर तक जरूर से ज़रूर देखें और अपने जितने भी साथी हैं जो रीट की तैयारी कर रहे हैं उन सभी तक ये वीडियो शेयर कर दें। सारे ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं और बिल्कुल वन लाइनर क्वेश्चन हैं जो सीधे सीधे आपको परीक्षा में देखने को मिल जाएंगे। तो आइए अब हम चलते हैं सीधे ही प्रश्नों की तरफ। तो देखिए, पहला जो क्वेश्चन है वो है मौर्य साम्राज्य की स्थापना में किसका महत्वपूर्ण योगदान था। तो मौर्य साम्राज्य की जो स्थापना में सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण योगदान था वो था चाणक्य का। किसका था? चाणक्य का। अब चाणक्य का ही जो दूसरा नाम है वो है कौटिल्य। चाणक्य तो कौटिल्य भी कहा जाता है या फिर इसी को क्या कहा जाता है? विष्णुगुप्त। तो ये उपनाम भी आप याद रखें। तो आप उपनाम भी जो है याद रखें। चाणक्य जो है इसी का उपनाम क्या है? विष्णुगुप्त, और इसी को कहा जाता है कौटिल्य। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौर्य काल का शासन वर्ष कब तक रहा है। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। मौर्य काल का शासन वर्ष रहा था चतुर्थ शताब्दी ईसा पूर्व से द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व तक, यानी चौथी शताब्दी से दूसरी शताब्दी तक। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौर्य साम्राज्य की स्थापना से पूर्व मगध पर किस शासक का शासन था। साम्राज्य की स्थापना से पहले मगध पर कौन सा शासन था? तो मगध पर था नंद वंश के घनानंद का। नंद वंश का शासन था और जिसका शासक कौन था उस समय? घनानंद। तो ये अच्छा क्वेश्चन हो सकता है। देखिए, घनानंद उस समय का सबसे शक्तिशाली राजा था और ये जो चाणक्य हैं ये सिकंदर उस समय आक्रमण करने की योजना बना रहा था। तो चाणक्य ने घनानंद से जो है सहायता मांगी और घनानंद जो है ये चाणक्य की क्या करता है? बेइज्जती कर देता है। तो चाणक्य जो है ये बिल्कुल प्रण ले लेता है, जब तक नंदवंश को मैं समाप्त नहीं कर देता तब तक मैं नहीं बैठूंगा। और ये क्या करता है? चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से नंदवंश के शासक घनानंद को हरा देता है और मौर्य साम्राज्य की नींव डाल देता है। तो इस तरह से ये एक कहानी है, आप सभी ने सुनी होगी। तो ये क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट देखिए आगे, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आचार्य चाणक्य किस विश्वविद्यालय के शिक्षक थे। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो आचार्य चाणक्य जो है ये तक्षशिला विश्वविद्यालय के एक शिक्षक थे। तो ये भी याद रखें, तक्षशिला विश्वविद्यालय के शिक्षक कौन थे? तो आचार्य चाणक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है आचार्य चाणक्य ने कौन सी पुस्तक लिखी है? कई बार पूछी हुई है। तो अर्थशास्त्र जो है इनकी रचना थी किसकी? आचार्य चाणक्य की। और ये कई तरीके से पूछा गया अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया? तो चाणक्य ने। तो चाणक्य की रचना कौन सी है? तो अर्थशास्त्र। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि जो अर्थशास्त्र है ये किससे संबंधित है। तो लगता है ऐसा है जैसे ये इकोनॉमिक्स से संबंधित हो, लेकिन ऐसा नहीं है, ये राजनीति से संबंधित है। ये याद रखें, राजनीति से संबंधित है ये अर्थशास्त्र। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन हो सकता है। नेक्स्ट देखिए आगे, चंद्रगुप्त मौर्य ने नंदवंश के किस शासक को परास्त किया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने, अभी हमने पीछे जान लिया था, घनानंद को परास्त किया था जो नंदवंश का अंतिम शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवाह किसके साथ किया था। तो सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवाह किया था चंद्रगुप्त मौर्य के साथ और ये पहला अंतरराष्ट्रीय विवाह था भारत के इतिहास में। तो याद रखें, इंटरनेशनल मैरिज मतलब पहला विवाह इंटरनेशनल। तो किसके साथ हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य के, और पुत्री किसकी थी? तो सेल्यूकस की, जिसका नाम था हेलेना। तो ये अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें। अब देखिए आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर के किस उत्तराधिकारी को बुरी तरह परास्त किया। बुरी तरह हराया था किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसको? सिकंदर को। और एक किसका? सेल्यूकस को। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सेल्यूकस। सेल्यूकस को बुरी तरह हराया था किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। और एक किसका उत्तराधिकारी था? तो सिकंदर का। सिकंदर ने इसको चेक करने के लिए भेजा था कि जाइए एक बार देख कर आइए चंद्रगुप्त मौर्य है कौन आखिर, जो इतना शक्तिशाली है। तो सेल्यूकस जो है बेचारा आया और हार करके यहीं पर बैठ गया और आखिर में इसको जो है कई अपने अधीन जो छोटे मोटे जो राज्य थे वो भी इसको देने पड़े चंद्रगुप्त मौर्य को, और साथ में अपनी लड़की का विवाह भी करना पड़ा। तो ये भी याद रखें। नेक्स्ट देखिए आगे,
सेल्यूकस ने मेगास्थनीज को किसके दरबार में अपना राजदूत बनाकर भेजा? तो सेल्यूकस ने मेगास्थनीज को किसके दरबार में भेजा था? ये कई बार आया हुआ है, तो चंद्रगुप्त मौर्य के। पूछा हुआ है कि मेगास्थनीज किसके समय में भारत आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य। तो ये याद रखें आप, किसने भेजा था? तो सेल्यूकस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन को आप डबल स्टार लगा लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेगास्थनीज ने कौन सी पुस्तक लिखी? तो मेगास्थनीज ने लिखी थी इंडिका। ये बदल बदल करके कई बार पूछा हुआ है। इंडिका किसकी रचना है? मेगास्थनीज की। मेगास्थनीज ने कौन सी पुस्तक लिखी? इंडिका। तो याद रखें। नेक्स्ट देखिए आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन के अंतिम समय में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना राज्य किसे सौंप दिया? जीवन के अंतिम समय में तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने पुत्र बिंदुसार को जो है अपना शासन सौंप दिया और स्वयं जो है जैन धर्म अपना करके कर्नाटक चले गए। नेक्स्ट देखिए आगे। जीवन के अंतिम समय में चंद्रगुप्त मौर्य ने कौन सा धर्म ग्रहण किया? ये अच्छा क्वेश्चन है और ये पूछा भी गया है। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है जैन धर्म अपनाया था जीवन के अंतिम समय में। तो जितने भी ये जो संबंधित हैं, जिन शासकों ने अंतिम समय में अपना धर्म बदला था, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ये याद रखें। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म अपनाया था। नेक्स्ट देखिए आगे। जीवन का अंतिम समय चंद्रगुप्त मौर्य ने कहाँ बिताया? तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, अभी हमने बता दिया था। तो जीवन का अंतिम समय जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने श्रवणबेलगोला में बिताया था, जो कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में। तो ये अच्छे क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदुसार को किस नाम से भी जाना जाता है? तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। बिंदुसार को जो है अमित्र घात के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा हुआ है और रीड के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक महान किसका पुत्र था? ये अशोक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो याद रखें। तो अशोक जो है ये बिंदुसार का पुत्र था। ये भी अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल के इतिहास के संबंध में सर्वाधिक अभिलेखीय प्रमाण किस सम्राट के काल से प्राप्त होते हैं? तो देखिए, सर्वाधिक जो अभिलेख जो लिखवाए थे ये एक ही शासक था और वो कौन था? सम्राट अशोक। ये आप सभी ने पढ़ा होगा, मालूम होगा आप सभी को। तो अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट देखें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट अशोक के अभिलेखों में उसका क्या नाम लिखा है? तो सम्राट अशोक ने अभिलेख लगवाए थे, तो अभिलेखों में उसने खुद का नाम क्या लिखवाया था? तो खुद का नाम लिखवाया था देवानाम प्रियदर्शी। ऐसा नाम जो देवताओं को भी प्रिय हो। तो क्या लिखवाया था? देवानाम प्रियदर्शी। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप थोड़ा विशेष ध्यान रखें। तो सम्राट अशोक के अभिलेखों में उसका क्या नाम लिखा है? देवानाम प्रियदर्शी। नेक्स्ट है, सम्राट अशोक शासक कब बना? तो सम्राट अशोक शासक यानी कि राजा कब बना था? तो 269 ईसा पूर्व में यह शासक बना था। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए आगे। सम्राट अशोक ने किस शक्तिशाली राज्य को जीतने के लिए उस पर आक्रमण कर दिया? उस समय का सबसे ज्यादा शक्तिशाली राज्य था कौन सा? कलिंग, जो बिल्कुल मगध के पास था। तो उसको जीतने के लिए सम्राट अशोक ने क्या किया? कलिंग पर आक्रमण कर दिया और यही इसके जीवन में जो है क्या करता है? इसके हृदय को परिवर्तन कर देता है। तो ये आप सभी ने कहानी सुनी होगी। नेक्स्ट देखते हैं हम आगे। नेक्स्ट है, कौन से युद्ध की विजय के उपरांत नरसंहार को देखकर सम्राट अशोक ने कभी युद्ध न करने का फैसला लिया था? अभी हमने पीछे जाना था, क्योंकि इस कलिंग के युद्ध में तो ये था कलिंग युद्ध। तो कलिंग युद्ध के बाद जो है सम्राट अशोक ने कभी भी युद्ध न करने का फैसला लिया था, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कत्लेआम हुआ था। लगभग 1 लाख जो है सैनिक मारे गए थे और चारों तरफ लाशें ही लाशें पड़ी थी, खूनों की नदियां बह रही थी। तो इस मंजर को देख करके सम्राट अशोक का जो हृदय परिवर्तन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट अशोक के अधिकतर अभिलेख किस भाषा में लिखे हैं? तो देखिए, अभिलेखों की भाषा सम्राट अशोक की, तो सही आंसर होगा प्राकृत भाषा। तो ये अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। तो सम्राट अशोक के अभिलेख किस भाषा में थे? प्राकृत भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट अशोक के अधिकतर अभिलेख किस लिपि में थे? तो ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं, इनको एक ना समझें। भाषा पूछे प्राकृत, लिपि पूछे ब्राह्मी। तो ये याद रखें, ब्राह्मी लिपि जो कि संस्कृत भाषा की है, ये दोनों में बहुत अंतर है, इनको एक क्वेश्चन ना समझें। समझ में आ गया होगा? जैसे हमारी हिंदी भाषा है, कौन सी है? हिंदी।
और हिंदी की लिपि कौन सी है, तो देवनागरी। तो ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग हो जाते हैं, तो ये याद रखें। इसी तरह से जो सम्राट अशोक है उसने जो अभिलेखों की जो भाषा थी वो प्राकृत भाषा थी और लिपि थी वो ब्राह्मी थी, तो ये याद रखें। नेक्स्ट देखें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सम्राट अशोक किस धर्म का अनुयायी था। तो सम्राट अशोक जो है ये बौद्ध धर्म का अनुयायी था, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो सम्राट अशोक पूछा जा सकता है, सम्राट अशोक प्रारंभ में, तो प्रारंभ में यह है किस धर्म का अनुयायी था। तो प्रारंभ में जो सम्राट अशोक था ये था शैव, तो ये भी पूछा जा सकता है। तो प्रारंभ में तो कौन था ये अशोक, शैव, और बाद में इसने कौन सा धर्म अपनाया, तो बौद्ध धर्म। तो ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सम्राट अशोक द्वारा अपनी प्रजा को प्रचारित नीतिगत शिक्षा देना क्या कहलाता था। सम्राट अशोक ने जब बौद्ध धर्म अपना लिया तो उसने क्या किया, अपनी प्रजा को शिक्षा देना शुरू कर दी। पूछा क्वेश्चन ये है कि उस शिक्षा को क्या कहा जाता था। तो उस शिक्षा को कहा जाता था अशोक का धम्म। एक होता है बौद्ध का धम्म, ऐसे ही अशोक ने अपनी शिक्षा दी, उस शिक्षा को क्या कहा जाता था, जो प्रजा को दी जाती थी, अशोक का धम्म। तो ये अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए आगे। बौद्ध धर्म की कौन सी संगीति का आयोजन सम्राट अशोक ने किया, स्टार लगा लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बौद्ध धर्म की कौन सी संगीति का आयोजन सम्राट अशोक द्वारा करवाया गया, तो पाटलिपुत्र में करवाया था इन्होंने, और कौन सी थी, तीसरी। इससे पहले बौद्ध धर्म की 2 संगीति यानी महासभा हो चुकी थी। देखिए कुल 4 बौद्ध धर्म में जो है संगीतियों का आयोजन हुआ था, तो ये पूछे जा सकते हैं। पहली हुई थी कहाँ, राजगृह में, तो याद रखें पहली हुई थी राजगृह में, दूसरी हुई थी वैशाली में, और तीसरी कहाँ हुई थी, पाटलिपुत्र में, और अंतिम और चौथी हुई थी कश्मीर के कुंडलवन में। तो ये अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं। कुल हुई थी 4, जिसमें से अशोक ने कौन से नंबर की संगीति का आयोजन करवाया, तीसरी, और कहाँ करवाया था, पाटलिपुत्र, जो कि अपनी राजधानी थी। तो ये अच्छे क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए स्वर्ण भूमि यानी पेंगू किसे भेजा। देखिए बौद्ध धर्म का इसने प्रचार भी किया, विदेशों में भारतीय संस्कृति को फैलाया, बौद्ध धर्म को फैलाया। तो सम्राट अशोक ने जो है, क्वेश्चन ये है कि पेंगू में किसको भेजा था। तो पेंगू में इसने भेजा था सोन एवं उत्तरा को, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। नेक्स्ट है सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए सिंगल यानी श्रीलंका किसे भेजा था। तो किसे भेजा था, महेंद्र एवं संघमित्रा। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, और ये पूछा भी हुआ है कि सम्राट अशोक ने सिंगल का वर्तमान नाम क्या है, श्रीलंका, यानी कि श्रीलंका में किसको भेजा था, तो महेंद्र एवं संघमित्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु यवन प्रदेश किसे भेजा। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। यवन प्रदेश किसको भेजा था, तो महारक्षित। तो अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट देखिए आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु वनवासी मतलब उत्तरी कनाडा किसे भेजा। तो किसे भेजा था, रक्षित को। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। रक्षित को कहां भेजा था, उत्तरी कनाडा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद किस शक्तिशाली वंश का शासन रहा। कुषाण शासक, जो कि मौर्य काल के बाद शक्तिशाली था, तो कुषाण शासक बना था। तो ये अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कुषाण शासकों में सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था। तो सर्वाधिक प्रसिद्ध था कुषाण शासक में कनिष्क। तो कनिष्क जो है सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक था। तो ये अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए आगे। नेक्स्ट है गुप्त वंश ने भारत पर कितने वर्षों तक शासन किया। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। गुप्त वंश ने लगभग 200 वर्षों तक जो है राज किया था, यानी शासन किया था। तो अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है गुप्त वंश का प्रथम प्रतापी शासक कौन था। तो गुप्त वंश का प्रथम प्रतापी शासक था चंद्रगुप्त प्रथम। ये भी अच्छा क्वेश्चन है और पूछा भी हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रगुप्त प्रथम के बाद मगध का शासक कौन बना। तो चंद्रगुप्त के बाद बना था समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त का सुयोग पुत्र। तो समुद्रगुप्त बना था, जो चंद्रगुप्त का पुत्र था। नेक्स्ट है समुद्रगुप्त की माता का नाम क्या था। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान रखें। तो समुद्रगुप्त की माता का नाम था कुमार देवी। तो मित्रों सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट देखिए आगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें और अपने सभी मित्रों तक शेयर करें। नेक्स्ट देखें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुप्त वंश के किस शासक ने भारत के विशाल भूभाग को जीतकर अश्वमेध यज्ञ संपन्न करवाया। यानी कि गुप्त वंश का ऐसा कौन सा शासक था जिसने अश्वमेध यज्ञ करवाया था। तो ये अच्छा क्वेश्चन है। तो समुद्रगुप्त ने जो है अश्वमेध यज्ञ कराया था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुप्त वंश के किस शासक ने अश्व के चित्र अंकित
सोने के सिक्के चलाए। आप इतना याद रखें कि सोने के सिक्के किस शासक ने चलाए थे और गुप्त वंश का शासक था। तो उस और जो सोने के जो सिक्के थे उन पर अश्व यानी घोड़े के चित्र अंकित थे। तो ये किसने चलाए थे? तो ये भी समुद्रगुप्त ने चलाए थे। बहुत शक्तिशाली शासक था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता कौन थे? डबल इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, कई बार पूछा हुआ है। तो प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता कौन थे? तो हरिसेन थे। ये भी पूछा हुआ है, ये याद रखें। नेक्स्ट देखें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा गुप्त शासक एक महान संगीतज्ञ था जिसे वीणा बजाने का शौक था? तो ऐसा कौन सा गुप्त शासक था जो बहुत ज्यादा संगीतज्ञ था, संगीत का बड़ा शौकीन था और वीणा बजाता था? ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन बन जाते हैं इसमें। तो कौन था? सही आंसर होगा समुद्रगुप्त। तो समुद्रगुप्त था जिसे वीणा बजाने का शौकीन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है समुद्रगुप्त के बाद मगध का शासक कौन बना? मगध का शासक कौन बना? तो कौन बना था? चंद्रगुप्त द्वितीय। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए आगे। कौन से गुप्त शासक ने शक एवं कुषाणों को परास्त किया? तो ऐसा कौन सा गुप्त शासक था जिसने शकों को परास्त किया, कुषाणों को भी परास्त किया? तो चंद्रगुप्त द्वितीय। ये भी बहुत शक्तिशाली था। गुप्त वंश में ज्यादातर जो शासक हुए ज्यादातर शक्तिशाली हुए, इसीलिए इन्होंने लगभग 200 वर्षों तक राज किया था, शासन किया था। तो ये याद रखें, अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट देखें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुप्त वंश के किस शासक ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की और विक्रम संवत चलाया? तो ये अच्छा क्वेश्चन है। ऐसा कौन सा शासक था जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की और विक्रम संवत का जो है कैलेंडर चलाया था? तो ये चलाया था समुद्रगुप्त द्वितीय ने। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, पूछा भी हुआ है। नेक्स्ट देखिए आगे। नेक्स्ट है कौन से गुप्त शासक को विद्वानों का आश्रयदाता कहा जाता था, जिसके दरबार में 9 विद्वानों की एक मंडली थी जिन्हें नवरत्न कहा जाता था? तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ऐसा कौन सा शासक था जिसके दरबार में नवरत्नों की एक मंडली थी यानी कि 9? तो ये था चंद्रगुप्त द्वितीय और चंद्रगुप्त द्वितीय की उपाधि क्या है? विक्रमादित्य। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए आगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना। अब देखिए जो विक्रमादित्य है यानी चंद्रगुप्त द्वितीय था, इसके दरबार में 9 रत्न थे यानी कि 9 विद्वान थे। तो वो 9 विद्वान कौन कौन से थे? ये भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कई बार पूछा भी गया है कि इनमें से कौन सा ऐसा विद्वान था जो चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य के दरबार में शामिल नहीं था? तो ये पूछा गया है, 3 इनमें से देगा, 1 बाहर से देगा। तो पहले था महाकवि कालिदास। कवि कालिदास इसमें शामिल था। धन्वंतरी, छपणक, अमर सिंह, शंकु, वेताल भट्ट, गटकरपर, वराहमियर और वररुचि। तो ये कुल 9 शासक थे जो इनको आप याद रखें। टेबल का स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, याद रखें। एक बार फिर से देखें। महाकवि कालिदास, धन्वंतरी, छपणक, अमर सिंह, शंकु, वेताल भट्ट, गटपरकर, वराहमियर और वररुचि। तो ये 9 जो हैं रत्न थे जो चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य के दरबार में थे। तो ये अच्छे क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया? डबल इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, पूछा हुआ है। तो चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आया, कई बार पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन के बारे में किसने लिखा कि उसकी प्रजा सुखी है, राजा न तो शारीरिक दंड देता है और न ही प्राण दंड? और ये भी इन्होंने कहा था, किसने कहा था? ये फाहियान ने। फाहियान ने कहा था कि जो चंद्रगुप्त द्वितीय है उसके राज में प्रजा बहुत ज्यादा सुखी है, लोग घरों में ताले भी नहीं लगाते हैं और राजा ना तो किसी तरह का कोई दंड नहीं देता, सब खुश हैं। तो ये इन्होंने फाहियान ने कहा था। ये लाइन कई बार पूछी जा चुकी है कि ये लाइनें किसने कही और किसके बारे में कही, तो ये याद रखें। क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग किसे माना जाता है? तो ये डबल इंपॉर्टेंट है। स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? तो गुप्त वंश का शासनकाल, जो गुप्त वंश ने जो शासन किया था वो भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग माना जाता है। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, तो ये याद रखें। सारे क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मित्रों ये तो थे पाठ से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और रीट 2021 में पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप वीडियो को इसकी बिल्कुल ना करें और वीडियो को 1-2 बार आप देखेंगे, क्वेश्चन अपने आप याद हो जाएंगे। बहुत सरल तरीके से मैंने इसको बनाने की कोशिश की है और अपने जितने भी मित्र हैं उन सभी तक इस वीडियो को पहुंचाते रहें। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और सबसे पहले वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो अब हम देखते हैं पाठ के अंत में दिए हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और शब्दावलियां।
देखिए मित्रों, अब हम आ चुके हैं पाठ के महत्वपूर्ण शब्दावलियों पर। यहाँ से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है शब्दावली में देवानाम प्रियदर्शी। तो इसका अर्थ क्या होता है? देवताओं को प्रिय, और ये अशोक की क्या थी? उपाधि थी। ब्राह्मी लिपि, ब्राह्मी लिपि एक लिपि का नाम है। वर्तमान में देवनागरी लिपि इसी से लिखी जाती है, से निकली है, सॉरी, देवनागरी लिपि इसी से निकली है। नेक्स्ट है अश्वमेध यज्ञ, प्राचीन काल में शक्तिशाली शासकों द्वारा किए जाने वाला यज्ञ। ये तो अच्छे क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए आगे। नेक्स्ट है आचार्य चाणक्य किस विश्वविद्यालय का शिक्षक था? तो ऑप्शन है नालंदा, तक्षशिला, बनारस, विक्रमादित्य। तो ये था तक्षशिला का। तो ये अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है मेगास्थनीज किसका राजदूत था? तो मेगास्थनीज किसका राजदूत था? ऑप्शन है सिकंदर, सेल्यूकस, चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक। तो ये जो था ये सेल्यूकस का राजदूत था और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस। नेक्स्ट देखिए आगे। नेक्स्ट है विक्रमादित्य की उपाधि किस शासक ने धारण की? अभी हमने पढ़ी थी। ऑप्शन है सिकंदर, चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक। तो ये सारे इसके क्या हो जाएंगे? गलत, और चंद्रगुप्त द्वितीय जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। विक्रमादित्य की उपाधि इसने धारण की थी, तो ऑप्शन नंबर सेकंड सही होगा। बाकी ये क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं मित्रों। तो साथियों, ये थे पाठ से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न जो बनते थे, हमने सारे इसमें ले लिए हैं। इनसे बाहर रीट में कुछ भी नहीं जाएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप जरूर देखें और अपने सभी मित्रों तक शेयर करें। इसी तरह की वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।